आज का पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले या विधि के किसी प्रश्न पर परामर्श के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है, और दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिवेदित मत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के सलाहकारी उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, पहला कथन इसका जो है, पहला कथन जो इसका है वो सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को निम्नलिखित दो श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है कि जहां सार्वजनिक महत्व के मामले में विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रतिविदा, अनुबंध या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर जो है वो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। पहले मामला जो है जो सार्वजनिक महत्व का है उसमें उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना मत दे भी सकता है या मत देने से इनकार कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जिसमें पूर्व संवैधानिक संधि हो, समझौता हो, प्रतिविदा हो या अनुबंध हो, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत केवल परामर्शकारी होता है, न कि न्यायिक घोषणा। इस प्रकार राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। वह इस परामर्श को मान भी सकता है या फिर नहीं। हाँ, या सरकार के को अपने द्वारा निर्णय लिए जाने वाले किसी प्राधिकृत विधिक परामर्श प्रतिवेदित करने की सुविधा देता है। इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में विचार कीजिए कि पीएम केयर्स फंड का पहला कथन है कि प्रधानमंत्री इस कोष के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा है कि बजटीय अनुमोदन के साथ सीएसआर योगदान दोनों के माध्यम से वित्त पोषित है और आम लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई दायर की जा सकती है क्योंकि इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक और दो, केवल एक या दो तीन या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन जो है वो सही है, बाकी दो कथन जो हैं वो गलत है। क्योंकि हालिया संदर्भों की बात करें तो पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए निधि के आवंटन को मंजूरी दी है। कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी, जो एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में था। पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा यह कहते हुए कि पीएम केयर्स फंड पर आरटीआई अनुरोध पर सूचना को साझा नहीं किया गया कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्ट विलेख का पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है, इसलिए इसका पहला कथन जो है तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। पीएम केयर्स फंड के प्रधानमंत्री जो है प्रधान अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस कोष के पदेन सदस्य होते हैं, इसलिए इसका पहला कथन जो है सही नहीं है। दूसरा कथन जो है सही नहीं है, पहला कथन इसका जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में व्यक्तियों, संगठनों, स्वैच्छिक योगदान के साथ साथ कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निगमित सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में योगदान स्वीकार किया जाता है। इसे किसी प्रकार का बजटीय समर्थन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है, इसलिए इसका केवल बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कथनों पर विचार कीजिए कि भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत के संचित निधि से किए जाते हैं और भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के द्वारा किया जा सकता है और भारत की आकस्मिक निधि को
भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, एक और दो, एक दो तीन, या फिर केवल तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। ठीक है। भारत के संविधान में संघ सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों का वर्णन है, जो जैसे अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि और भारत का लोक लेखा, अनुच्छेद 267 ठीक है भारत की आकस्मिक निधि जो है। ठीक है, इसलिए इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। कि संचित निधि जो होता है एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियों को और सभी भुगतानों को रखा जाता है, जिसमें भारत सरकार के सभी प्राप्त राजस्व और भारत सरकार के सभी भुगतान जो हैं वो संचित निधि से ही दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कि यह चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों को दे न्यूनतम मूल्य है और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। कथन एक इसलिए सही है कि 2009 में गन्ना नियंत्रण आदेश अधिनियम के द्वारा 1966 में के गन्ना अधिनियम में संशोधन किया गया और गन्ने के संविधिक न्यूनतम मूल्य की अवधारणा के स्थान पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की अवधारणा लाई गई। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ना किसानों को चीनी मिलों के द्वारा दे मूल्य है। इसकी घोषणा केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए सही है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर चीनी मिलों के द्वारा भुगतान करने योग्य गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी देता है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों को विभाजित करता है और मुख्यमंत्री की मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान राज्यों में सरकार की संसदीय व्यवस्था को प्रावधान करता है, इसलिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होती है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कई कार्य और शक्तियां हैं, जैसे कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण और फेरबदल कर सकता है, इसलिए पहला कथन सही है। ठीक है, मतभेद की स्थिति में किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने को परामर्श दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए उसकी मृत्यु त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद जो है स्वतः ही विघटित हो जाती है, इसीलिए दूसरा कथन भी जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।